जितना जल्दी डिटेक्शन हो जाएगा उतना जल्दी इलाज संभव है। हमारी जो लाइफस्टाइल है, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम कैंसर की सभी संभावनाओं को अपने से दूर रख सकते हैं। सभी मशीनों के मैनुअल आते हैं, लेकिन ये जो मशीन भगवान ने दी है इसका कोई मैनुअल नहीं है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट देना बहुत जरूरी है। कोई बीमार है उससे उसकी बीमारी के अलावा कोई भी बात करो तो वो ज्यादा अच्छा फील करे। जो रूरल एरियाज में या आउटर पेरिफेरीज में जो मेडिकल सेटअप है, वो मेडिकल सेटअप इतना ट्रेंड या अच्छा नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन है मेडिकल फील्ड में भी। हेल्थ हैज बीन द ग्रेट कैजुअलिटी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। नमस्कार, आदाब। मैं हूं इशिता सिंह और आप देख रहे हैं BFC और आपका स्वागत है हमारे शो में, जहां हर कदम हर सोच में शामिल है हम, जनहित में जारी है हम। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हर साल लाखों लोगों की जिंदगी लेती है, पर हम में से कितने लोग इस बात को लेकर अवेयर हैं कि अर्ली डिटेक्शन और अपने लाइफस्टाइल में छोटे मोटे चेंजेस करके हम इस बीमारी से बच सकते हैं। बस आज इन्हीं मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद प्रकाश महेश्वरी, हु वेयर्स मेनी हैट्स। वो एक रिटायर्ड IPS ऑफिसर हैं और साथ ही डिजी स्वास्थ्य नामक NGO के एडवाइजर भी हैं और लंग केयर फाउंडेशन के पेट्रन भी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बातचीत और जानते हैं कि कैसे हम कैंसर जैसी इतनी बड़ी बीमारी से कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेके बच सकते हैं। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं और मेरा जो अनुभव है कैंसर के बारे में मैं बताना चाहूँगा। वो मेरे मदर के साथ जो मेरा अनुभव हुआ, तो 3 साल मदर कैंसर से जूझी, उस पर विजय पाई। तो जो मैं उनके साथ रहा और उनके साथ जो अनुभव किया एज ए केयर टेकर, और उस दौरान जो मेडिकल फ्रेटर्निटी से मिला, और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में कैंसर सपोर्ट से जुड़ा रहा लगभग 10 साल। और फिर जब मैं लखनऊ आ गया तो डिजी स्वास्थ्य जो बच्चों में जो कैंसर है, पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में, उसके जो अवेयरनेस है, इस दौरान मैं काफ़ी लोगों के संपर्क में आए हैं, काफ़ी केसेस देखे। तो जो मेरे को जो प्रैक्टिकल अनुभव है, मैं कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने एज ए केयर टेकर देखा और फिर विभिन्न संस्थाओं के साथ काम किया, तो मेरा जितना अनुभव है उस पर आधारित है। ओके, सो दिस इज द रीजन आपने कैंसर अवेयरनेस पे स्प्रेड कर। हाँ, बिकॉज मैंने व्यक्तिगत रूप से और मैंने ऐसी काफ़ी चीज़ें जानी उस दौरान, और मुझे लगा कि यदि ये चीज़ें हमें बहुत पहले से मालूम होती तो हम अपने जीवन को भी अच्छा कर सकते थे और कई लोगों को इसमें मदद कर सकते हैं। कई ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, तो चर्चा के दौरान उन सभी पे। बिल्कुल सर। हाँ सर, आपने बताया कि जैसे अगर अर्ली डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट, बिकॉज आपने बताया ना कि अगर हम पहले से ही पता चल जाए कि इसके साइंस हैं तो मदद कर सकते हैं। मैं पहले, चूंकि आपने प्रश्न उठाया अर्ली डिटेक्शन का, तो ये सभी का ये अनुभव है, मेडिकल फ्रेटर्निटी का भी और अदरवाइज जो कैंसर के पीड़ित लोगों से जुड़े रहे हैं, कि अर्ली डिटेक्शन ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। जितना जल्दी डिटेक्शन हो जाएगा उतना जल्दी इलाज संभव है और उतना ही हमें इसके खतरों से बचत होगी। जो मैंने आपको जो पहले बात कही थी वो इस सिलसिले में कही थी कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करते हैं तो हम कैंसर की सभी संभावनाओं को अपने से दूर रख सकते हैं। टाइमलाइंस के हिसाब से भी और इंटेंसिटी के हिसाब से भी वो न्यून हो जाएंगी, वो मिनिमल हो जाएंगी। और अगर किसी भी तरह से हम पीड़ित भी हैं, पीड़ित होने के कई चांसेस, कई कारण हो सकते हैं, कुछ जेनेटिक भी होता है। हमको ये भी देखना है कि हमारे माँ बाप किस चीज़ से पीड़ित रहे हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, तो उसमें मैं सबको ये भी कहता हूँ कि अपना बल्कि एनुअल मेडिकल चेकअप, आज के समय में एनुअल मेडिकल चेकअप को एक जीवन पद्धति बना लिया जाए, लाइफ स्टाइल का एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। तो उससे हमें इंडिकेशंस मिलते रहेंगे, उससे हमें ये भी मालूम पड़ता रहेगा मेरा शरीर किस दिशा में जा रहा है। आफ्टर ऑल देखिए, मैं तो ये भी कहता हूँ कि कई मशीनें, सभी मशीनों के मैनुअल आते हैं,
लेकिन ये जो मशीन भगवान ने दी है इसका कोई मैनुअल नहीं है। इसका मैनुअल हमें खुद इजाद करना अपने अनुभव के आधार पे, है ना। तो एक तो एनुअल मेडिकल चेकअप से हमें मालूम पड़ता रहेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और दूसरा अगर अपनी जो लाइफ स्टाइल है, सोने उठने की, हम क्या काम करते हैं, हम किस पोस्चर में बैठते हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कितने बजे खा रहे हैं, ऋतु के हिसाब से, जो बोलते हैं ना लोकल और रीजनल, सीजनल, रीजनल, ये सारी चीज़ें सब महत्वपूर्ण है। बल्कि हिंदुस्तान में तो हमारे पूर्वजों का इतना अनुभव रहा है, तो वो चीज़ें बहुत काम आती हैं। बल्कि मैं एक यूपीएससी में इंटरव्यू ले रहा था, तो एक हरियाणा के गांव से एक लड़की आई, उसने कहा जी देखिए सर जी, और अपनी लैंग्वेज में उसने कहा देखिए सर जी, हमारे पूर्वजों के पास बहुत ज्ञान था, तो ज्ञान तो ट्रांसफ़र हो गया वर्बली, लेकिन तर्क, लॉजिक ट्रांसफ़र नहीं हुआ, इसलिए हम मानते नहीं हैं, है ना। तो वो उनका खान पान भी था, दिन में 2 वक्त खाना, सुबह खा लिया, फिर सूर्यास्त के पहले खा लिया। अब उसी चीज़ को हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से लेके आते हैं, है ना। कई चीज़ें हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से दोबारा ले आए, नहीं तो पहले भी गोबर से और सूखे पत्तों से खेती होती थी। बहुत से ऐसे उसने उदाहरण दिए। तो ऐसा नहीं कि हमसे पहले लोग बाग यहाँ सृष्टि पे नहीं रहे, उनके जो अनुभव आधारित हैं, ऐसी कई चीज़ें हैं हमारी उसमें जिसको कि हम अपना करके, खाद्यान्नों के बारे में भी है, ये ना खाया जाए, मोटे अनाज की बात होती है, और सब्जी की बात होती है, किचन गार्डन की बात होती है, घरों घरों में। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे कि हम विस्तार से बाद में बात कर सकते हैं, क्योंकि बाद में बात उठी है, इसलिए मैंने आपको बताया कि अर्ली डिटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, और अपनी लाइफ स्टाइल, और लाइफ स्टाइल का हर एक पहलू इम्पॉर्टेंट है। पंच तत्व तो है ही, और छठा तत्व निद्रा भी इम्पोर्टेंट है, कितने बजे सो रहे हैं, कब उठ रहे हैं। तो वैसे छोटी छोटी चीजें जिस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर आजकल के जो हसल कल्चर है उसमें यूजुअली सबसे ज्यादा कुछ कॉम्प्रोमाइज होती है इंसान की, तो वो नींद ही होती है कि हम दिन रात तो बैठ के काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी चीजें भी क्या इम्पैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को, कि वो कैंसर सेल्स डेवलप करने में कुछ रोल इनका रहेगा? देखिए, कैंसर होने के कई कारण, कई नोन कारण भी हैं, कई अननोन कारण भी हैं। क्योंकि जितनी रिसर्चेज हुई हैं, जो मेरा डिस्कशन मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों से हुआ, कई एज ग्रुप में तो रिसर्च डेटा है नहीं, तो कई तो नोन कारण हैं, कई अननोन कारण हैं। अब जैसे सिगरेट है, तंबाकू है, ये है, धूम्रपान से है, शराब से है, कई चीज़ों से, किसी भी चीज़ से भी हो सकती है, पॉल्यूशन से भी एग्रीवेट हो सकती हैं कई चीज़ें। इस पे भी थोड़ी बात करेंगे। तो कई चीज़ें जो कि कैंसर का, तो ये तो एक जो लाइफ स्टाइल है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसमें हम कब सोते हैं, देखिए सोना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सोने से पूरा इसे रेस्टोरेटिव प्रोसेस, जब हम सोते हैं तो जितना भी हमने किसी भी अंग को तंग किया या कोई भी उसको ओवर एक्सर्ट किया, तो बॉडी रिकवर करती है, राइट। इसलिए नींद। अच्छा, दूसरी चीज़ है, कोई भी चीज़ हम करें किसी मशीन में, तो हर एक, देखो मेमोरी होती है, हर एक सेल में मेमोरी होती है, पूरा सिस्टम हमारा उस पर चलता है। एआई की तो बात लोग अभी कर रहे हैं, लेकिन हमारा बॉडी अपने आप में एक एआई पे चलता है। कोई चीज़ हम करते चले जाते हैं, तो हमारा दिमाग एडवांस में बताने लगता है कि अब ये करना, ये होने वाला है। तो वो मैं एआई की बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि वो सिस्टम हमारा इनबिल्ट है हमारे सिस्टम में। तो टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमारे बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो इसको रजिस्टर कर लेते हैं कितने, इसलिए बोलते हैं ना, खाना भी खाओगे तो बाइल उसी हिसाब से रिलीज होगा जो आपका ईटिंग पैटर्न, टाइमिंग आप सेट कर लोगे। हम एक सोलर सिस्टम के तहत चल रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें सोलर से चल रही हैं। जैसे आजकल कई लोग बोलते हैं अरे पहले लाइट नहीं थी इसलिए गांव वाले दिन की बात करते थे, लेकिन अब कई यंगस्टर्स जो हैं रात में जगते हैं, दिन में सोते हैं, तो उनको डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, राइट। है तो ये हमें ध्यान में रखना है कि हम एक सोलर सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसके हिसाब से जितने भी जीवाणु हैं, हेल्थ आफ्टर ऑल हेल्थ है क्या, है ना। तो जीवाणु जो हमारे अंदर हैं, जीवाणु जो बाहर हैं, है ना, कि उनकी मैचिंग मिसमैचिंग से कई चीज़ें इफेक्ट होती हैं हेल्थ में, वो सोलर सिस्टम से चल रहे हैं। तो हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों पे गौर करें कि आफ्टर ऑल ये ह्यूमन मशीन है क्या। तो फिजिकल हेल्थ, और दूसरी सबसे बड़ी बात है वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए,
ओके। और उसमें खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना। तो उसमें हम कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, सोते हैं टाइम से, नहीं सोते हैं, पूरी नींद आ रही है कि नहीं। अब नींद हम एक पूरी अच्छी तरह से सोएं तो उसके लिए मेंटली भी हमें रिलैक्स्ड होना है और फिजिकली भी यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल। तो उसके भी कई आप अपनी मशीन के हिसाब से, जैसे भी आपकी बॉडी है उसके हिसाब से आप अगर चाहें तो आप अपना एक पैटर्न इवॉल्व कर सकते हैं। ओके। तो फॉर एग्जांपल मैं शाम को भी टहलने जाता हूँ और खाने के आधे घंटे बाद भी, जैसे पहले ट्रेडिशनली 1000 कदम 1200 कदम चलते थे, चल के तो थोड़ा बहुत थक के सोना भी ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत इस मामले में वो मदद करती है, रिलैक्स हो। ऐसे वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले भी करते थे, है ना। पाँव धो करके ठंडे पानी से पोंछ के या हल्का उससे स्नान करके, तो इसका सारी चीज़ों का फिजिक्स केमिस्ट्री जो बॉडी की है उसको समझना ज़रूरी है एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये समझना ज़रूरी है। तो मैं नहीं समझता कि इतने छोटे से उसमें, लेकिन मैं केवल हिंट कर सकता हूँ और मैं अनुभव के आधार पे कह रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, लेकिन कई चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे दादा दादी नानी करते थे, वो मैंने जब से कॉपी करना शुरू किया तब से हेल्थ इंप्रूव होती चली गई। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि वो अनुभव है। हो सकता है उसका तर्क हम पे नहीं हो सकता है कि कोई साइंटिफिक रिसर्च कुछ और बोले, लेकिन कई ऐसी साइंटिफिक रिसर्च है जो कई चीज़ों को गलत बताती थी, लेकिन अब वो सही बता रही हैं। चाहे वो देसी घी की बात हो, चाहे सरसों के तेल की बात हो, चाहे मतलब मैं आपको कई तरीके से उदाहरण दे रहा हूँ कि हम घूम फिर के वहीं आ रहे हैं। तो हमें, है ना, हमें भूलना नहीं चाहिए। अब फिर से हम पीपल का पेड़ लगा रहे हैं एनवायरमेंट की जब आती है, बिकॉज एवरीबडी नाउ रियलाइजेज कि भाई इसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है ना। बीच में बैन कर दिया तो हमारे जो पूर्वज समझा गए भाई इसमें भगवान है, इसको काटना नहीं, बिकॉज ये जीवनदायिनी है। उन्होंने समझाने का तरीका था कि ये जीवनदायिनी है इसलिए इसको काटना नहीं है। लोगों ने कहा अरे क्यों नहीं काटना तो लेकिन अब पीपल रियलाइज कि दिस वाज द कॉज। तो ऐसी कई छोटी छोटी चीजें हैं जो लाइफ स्टाइल में जब हम बात करते हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि पहले की जो लाइफस्टाइल थी आपने जो बताया, एंड पहले जो लोग थे, आज भी जो बुजुर्ग हैं, वो लोग कंपैरेटिवली जो यंगर जनरेशन है उनसे अभी भी हेल्दी है। हाँ, उनकी कई चीजें अच्छी हैं, कई चीजें नहीं भी अच्छी हैं, है ना। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि जो पूर्वज करते थे उनकी अपनी लिमिटेशंस थी, है ना। अब जैसे वो लकड़ी, चूल्हा, लकड़ी और धुएं में जो हालत थी हमने भी देखी, हमारी नानी दादी की हालतें देखी, मदर की भी देखी, पूरे उसमें धुआं भरा रहता है। तो कुछ ऐसी चीजें वो लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं भी कही जा सकती है ना। लेकिन कई और जो दूसरी लाइफ है जो टाइम पैटर्न से था, है ना, जो एक सूर्य नमस्कार जो सुबह सुबह करते थे, सूर्य को अर्घ देना, तो दैट इज द टाइम जब मिनिमम रेडिएशंस रहते हैं, एडवर्स रेडिएशंस रहते हैं, या फुल बॉडी एक्सपोज करके एंड यू आर फेसिंग द सन। कई ऐसी अच्छी चीजें, दोपहर को बैठते थे लोग धूप में और एक पतली सी चादर ओढ़ करके मलमल की बैठ जाते थे, आधा घंटा पौन घंटा, भाई धूप खानी है ना, धूप खानी है, और उसके साथ में वो मूली गाजर बाद में जो भी खाते थे, हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप मैक्सिमम जाइए डॉक्टर्स पे तो वो कहता भाई साहब पानी पीजिए, धूप में बैठिए और थोड़ा पैदल चलिए। 90% ऑफ द पीपल को इन आवर एज और इन द मिडिल एज एलिमेंट्स यही है। And these are true not for the aged people, this is also true for any human being, whether a child, a youngster or बच्चों की उस वक्त बॉडी यंग होती है तो एडवर्स इम्पैक्ट मालूम नहीं पड़ते हैं, उसका फिर इफेक्ट बाद में आता है, बट डाउन द लाइन वो चीज इम्पैक्ट्स आपके हेल्थ पे दिखने लगते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। ओके, सो अभी हमने थोड़ी देर पहले साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात की थी, मेंटल हेल्थ की बात की थी। सो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं कई बार, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज फॉर देम एंड देयर फैमिलीज, तो ऐसे में कैसे अपने मनोबल को कैसे एक पॉजिटिविटी के साथ में घेर सकते हैं, कैसे खुद के अंदर एक पॉजिटिविटी इंस्टिल कर सकते हैं, एंड अगर आपके आसपास में कोई कैंसर पेशेंट है तो हाउ कैन वी एज इंडिविजुअल्स हेल्प देम इन स्टेइंग पॉजिटिव। अब इस सारी चीज को मैं मेरे मदर के एग्जाम्पल से बताऊंगा, है ना। सो जब मेरी मदर को कैंसर पहले डिटेक्ट हुआ तो थोड़ा तो हम भी घबराए, बिकॉज दिमाग में रहता है कि साहब इट इज ए
टर्मिनल डिजीज है ना, इसमें जीवन जा सकता है। तो उस वक्त डॉक्टर ने मुझे समझाया कि नहीं, आप अपने आप को आपको पहले समझना है कि ये डिफीट किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको पेशेंट को भी हैंडल करना है ना। तो हमने फिर जो सक्सेस स्टोरीज हैं, डॉक्टर्स ने हमसे कहा कि आप ये सक्सेस स्टोरीज पढ़िए, है ना। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के भी कई केसेस, यहाँ के, इंडिया के, बॉम्बे के। सो जो पॉजिटिव केसेस उन्होंने मुझे पढ़ाए तो मेरे को भी हिम्मत आई। फिर हमने पेशेंट को, मेरी मदर को भी पॉजिटिव केसेस बताए कि देखो इतने केस में ये हो गया, इसमें। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट देना बहुत ज़रूरी है, पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरी चीज़, वो स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी विश्वास रखती थी, तो डॉक्टर ने भी देखा, है ना। तो डॉक्टर ने उनको समझाया, इंटरेस्टिंग, एम्स के डॉक्टर थे, तो बड़े क्यूटली वो बात कर रहे थे कि देखिए माता जी, आप सिगरेट नहीं पीती, आप दारू नहीं पीती, आप कुछ में आपका कोई ऐब नहीं है, मैंने आपके पूरे प्रश्न पूछ लिया, फिर भी हो गया, तो भगवान की मर्जी है, आप इसको, लेकिन प्रभु ही इसको बचाएंगे। तो जो स्पिरिचुअली समझ सकता था, बिकॉज ऑफ द फेथ, फेथ वर्क्स, एंड देन डॉक्टर सेड कि नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, आप तो अदरवाइज इतनी हेल्दी हो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एंड यू विल विन इट ओवर। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी आता है। और मिलने जुलने वाले जितने आते हैं, मुझे भी डॉक्टर ने समझाया, मिलने जुलने वालों का ध्यान रखना, क्योंकि ये लोग आते हैं, टहलते हैं और अपना ज्ञान निकालते हैं, और फिर वो कैसे पेशेंट बेचारा वैसे ही डरा, फिर उसको और डरा जाएंगे। देखो आंटी, आपके तो बाल चले जाएंगे, आपके तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, और उस पेशेंट का तो ये हो गया, इस पेशेंट का ये हो गया। ये कदापि नहीं करना चाहिए। तो ये ब्रीफिंग ऑफ द विजिटिंग रिलेटिव्स एंड ऑल। अब वो आते तो हैं, दुनियादारी निभानी है, आएंगे, लेकिन वो भी खतरे से भरा है। हमने तो मना तक कर दिया था, मैं कहा भाई साहब, इम्यूनिटी लो है पेशेंट की, प्लीज डोंट कम इंक्रीज द इम्यूनिटी। आपका जो मैसेज हम दे देंगे, जब बात करने लायक होंगी तो करेंगी। अगर मम्मी को लगता था कि मुझे किसी से बात करनी है, तो हम उसे कहते थे कि भैया देखो, पूरी सफाई से आना, जूते चप्पल बाहर, सैनिटाइज करो अपने आप को, दूर से बैठ के बात करना, मम्मी को तुमसे बात करने की बहुत इच्छा है। तो जो मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ, उसमें वो पॉइंट एमर्ज कर रहे हैं कि जो घूमने, वो इन्फेक्शन ना दे जाए, बिकॉज पेशेंट की इम्यूनिटी भी लो होती है, लेकिन पेशेंट को मिलना भी है, लेकिन जो मिलने वाला आ रहा है वो सारी पॉजिटिव बातें करे, इसलिए उसकी ब्रीफिंग भी जरूरी है। करेक्ट। हम यहाँ तक मनोबल बनाने के लिए, मुझे डॉक्टर्स ने ये भी समझाया, एम्स में भी इलाज हुआ, SGPCI लखनऊ में भी हुआ, तो उन्होंने यहाँ तक बताया कि देखिए, आपकी मदर को ये डाइट लिखी है, अब जो डाइट मदर की, अगर आप वो डाइट अडॉप्ट कर लें, और आपके फादर से भी कहिए, हम तीनों ने वही डाइट अडॉप्ट कर ली, ताकि पेशेंट को यह ना लगे कि यार ये तो चिकना चुपड़ा ये सब खा रहे हैं और मेरे को ये दे रहे हैं, मेरे को ये कह रहे हैं, ये रेस्ट्रिक्शन में रख रहे हैं खुद है, बिकॉज कई तरह की दवाइयाँ चलती हैं, इलाज चलता है, तो ये लें नहीं लें, काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं, है ना। तो हम लोग भी उसके हिसाब से फिर अपनी लाइफ स्टाइल को हमने चेंज किया। तो ये ऐसे कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको मिला करके आप एक अच्छा माहौल, फिर अगर नहीं आपको कुछ नहीं हो, बैठो, मान भी लीजिए कि वो चल नहीं पा रही है, कुछ हो रहा है कम, मैं कोई बात नहीं, आप व्हील चेयर पे बैठिए, अपन चलते हैं, गाड़ी में बैठे, घुमा के ले आए, यहाँ ले गए, वहाँ ले गए, डिस्टेंस मेंटेन किया, दूर से दिखाया, देखो ये सब हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो एक जो नॉर्मल सी लगती लाइफ की कि हाँ नहीं नथिंग, और एक है कि आप उसको बिल्कुल, तो आपको कट ऑफ भी नहीं करना है, आपको उसको बैलेंस भी करना है। इम्यूनिटी लो है, कोई चीज़ ऐसे भी ना कर जाए, खाने पीने में एक हंसी खुशी का माहौल, इट्स नॉर्मल, ये भी करना। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि साहब ये हो गया तो नो नो, यू आर लिविंग इट, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे ये है, तो बस ठीक है, इसका इलाज चल रहा है, ये गुड्स एंड बैड्स। तो ये मिला जुला साइकोलॉजिकल है ना, ये भाषण से नहीं है, करके करके। ये नहीं कि आप बैठ के मम्मी को समझाए, जो आ रहा समझाया जा रहा, अरे देख ये मम्मी आंटी मौसी ऐसे नहीं, ताई जी तो ठीक हो जाए, नहीं, समझा नहीं, लिव इट डू इट, अपने आप माहौल वैसा बना रहेगा घर में, हंसी खुशी का, अच्छी खबर, ये खबर, वो खबर। हाउ डू यू क्रिएट लाफिंग मोमेंट्स इन द फैमिली। अब आप खुद ही टेंशन में आओगे, आकर के वहाँ करो, ये करो, तो फिर वो ऑब्वियसली उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही है। नेगेटिव इम्पैक्ट। इनफैक्ट जैसे अगर कोई बीमार है, उससे उसकी बीमारी के अलावा कोई भी बात करो तो वो ज्यादा अच्छा फील करेगा। साइकोलॉजिकली एक मेंटल फ्लाइट ले जानी पड़ती है ना।
Right. और फिर वो उसमें रहती थी तो हम ये पढ़ते थे। फिर हमने क्या किया, मम्मी को हम जानते थे तो कई कहानियाँ सुनाती थी अपने बचपन की, कई वो होती थी तो हमें मालूम था कि इनकी ये सहेली है, इनके ये दोस्त हैं, है ना, या इनको अपने मामा या ताऊ के इस लड़के से है। तो हम फिर अप्रोच किए उनको, मैं कहा आप मम्मी से बात करिए, वो ऐसे ही। फिर मैंने कहा मम्मी वो कोई आप जानते हो, उसका फ़ोन आया था, ये बोला हाँ वो मेरी क्लास में थी, मेरी अच्छी सहेली थी गांव की। मैं कहा उसका, बोले उसका फ़ोन आया, बोले हाँ। मैं कहा बात करो। तो अब उससे 1 घंटा बात किया, कितनी प्रसन्नचित्त मुद्रा में। तो यू हैव टू क्रिएट दोज मोमेंट्स। थोड़ा R&D टाइप करना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। Right. वो आते हैं। मम्मी की कई कहानियाँ थी, नहीं थी, कोई उनको गाने पसंद थे, कोई उनको भजन पसंद थे जो गाती थी। तो हम अपने फ्री टाइम में बैठ जाते थे, कबीर का वो लेकर के या मीरा के शब्द उनको अच्छे लगते थे तो हम जाते थे। फिर मैंने एक दो लोगों के साथ बैठा भी, मैंने कहा मुझे मीरा का ये भजन अच्छे से गाना सिखाओ, हम अच्छे से गाना सीख कर यार। फिर मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कहा अभी तुम अच्छा गा लेते हो, फिर से गाओ। तो जो चीज़ उनको अच्छी लगती तो वो आपके मन को पुलकित करती है सडनली, अरे अच्छा। तो ये थोड़ा बहुत रिसर्च करके आप साइकोलॉजिकली समझाने से, भाषण देने से तो इससे बढ़िया कि आप कोई चीज़ मोमेंट क्रिएट करो। Right. तो इस तरह से आप डील करिएगा। तो मेंटल फ्लाइट तो वो था ना अकबर बीरबल की, अकबर ने बीरबल से कहा कि इस लाइन को बिना छुए छोटी कर दो, है ना। अकबर ने पेंसिल उठाई, बड़ी लाइन खींच दी। तो कैंसर तो वो जो गिवन लाइन है उसका तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, डॉक्टर कर रहा है, जो होगा सो होगा। एज ए केयर टेकर आप क्या कर सकते हो, आप एक बड़ी लाइन खींचिए तो वो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। आप कितनी बड़ी लाइन खींच देते हो, है ना, वो आपके ऊपर है। तो ये साइकोलॉजिकली ये डिफरेंट वेज और तरीके, जैसा मैंने जिया अपना जीवन मम्मी के साथ, आई कुड मेक हर हैप्पी। तो मैं उदाहरण देकर ये बता सकता हूँ कि हाँ भाई दीज आर द थिंग्स विच आर माई एक्सपीरियंस बेस्ड, दे वर्कड वेल, सो दे माइट वर्क वेल इन योर केस ऑल्सो। ओके सर, तो अब हम थोड़ा एक बार आप हमें डिजी स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। डिजी स्वास्थ्य एक इंटरेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जो कैंसर से बच्चे जूझ रहे हैं रूरल एरिया के, तो एक उसमें संदीप है, वो मेन बच्चा है, उसने और बच्चों से वो जुड़ा। तो 2019 में इन बच्चों ने सोचा कि ये हम एक NGO बनाते हैं। दे आर ऑल कैंसर सर्वाइवर्स, दे आर ऑल द चिल्ड्रन who suffered the cancer and they defeated the cancer. They are still fighting with it. Periodically उनकी अपना कीमो और थेरेपीज होती हैं। उन्होंने ये सोच के बनाया, इसके जो बच्चे हैं उनका ये अनुभव था बहुत क्रूशल। नंबर 1 दे एक्सपीरियंस्ड कि जो रूरल एरियाज में या आउटर पेरिफेरीज में जो मेडिकल सेटअप है, वो मेडिकल सेटअप इतना ट्रेंड या अच्छा नहीं है कि वो कैंसर की इंट्रिकेसीज को समझ पाए। तो जो भी इन बच्चों का इलाज हुआ, तो वहाँ कोई BMS थे, कोई DMS थे, या किसी तरह के डॉक्टर्स बैठते हैं, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जैसे होते हैं मेडिकल स्टाफ, गवर्नमेंट के भी और प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो बैठते हैं, उसमें इतना सेंसिटाइजेशन कैंसर के बारे में नहीं है। तो किसी ने उसको पेट का दर्द मान के कर दिया, किसी ने उसको कुछ और मान के कर दिया, कोई घाव समझ के ट्रीट कर दिया, कोई फोड़ा फुंसी समझ के ट्रीट। सो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन लॉस्ट टाइम। जो इनिशियल गोल्डन पीरियड होता है अर्ली डिटेक्शन वाला, और जब वो उनके डेवलप हो गए तब उनको शहर भेजा गया। तो एक तो ये अवेयरनेस वाली बात है रूरल एरियाज में, नॉट ओनली द अवेयरनेस इन पब्लिक, इवन तो जो मेडिकल नेटवर्क है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का और इवन द प्राइवेट डॉक्टर्स का, उनमें इतना सेंसिटाइजेशन नहीं पाया गया। दूसरा उनका ये था कि साहब आने जाने में टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उनका ये था कि साहब इस दो चीज़ों को कैसे जूझा जाए। तो उन्होंने 2019 में ये NGO बनाया। ये लोग मेरे संपर्क में आए। पहले जैसे मैंने बताया दिल्ली में था तो कैंसर सपोर्ट के साथ मैं काम कर रहा था, और उसके बाद CRPF BSF में रहा, तो वहाँ भी काफ़ी CRPF आप काफ़ी बड़ी फ़ौज है, ऐसे BSF भी। तो यहाँ पर 3 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख
की फौज हैं ये दोनों अलग अलग। तो यहाँ पे भी कई केसेस होते थे, तो जो वेलफेयर की बात होती थी तो हम उससे जुड़े रहे हैं। तो यहाँ के जो एक्सपीरियंस हुए उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी ये मैंने देखा, तो कुछ संस्थाओं से हम जुड़े रहे हैं। तो डिजी स्वास्थ्य के जो बच्चे हैं, इन्होंने जो इसमें सोच करके आगे बढ़े, तो मैंने आपको बीएसएफ इनका सबका इसलिए उदाहरण दिया है कि इनके साथ रहते हुए मैं कई एनजीओस के संपर्क में आया। तो मैं डिजी स्वास्थ्य के भी संपर्क में था। मुझे लखनऊ से किसी ने कहा, उनको लगा कि भाई मिस्टर महेश्वरी रुचि लेते हैं, मदद करते हैं, तो इन बच्चों ने हमको किसी हमारे जान पहचान के थ्रू कांटेक्ट किया। तो मैं चूँकि सरकारी सेवा में था इसलिए सीधा जुड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं इनको एज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिटी सपोर्ट मैं इनको गाइड करता। फिर 2021 में जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने इनको ज्वाइन कर लिया। अब खूबी इस डिजी स्वास्थ्य की है कि ये तो इन बच्चों ने बनाया जो कि खुद सफर हैं, सो दे आर द बिगेस्ट रोल मॉडल्स। राइट। तो जब वो अप्रोच करते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं, बचने की उम्मीद है, ये तो खुद जीते जागते केसी से। नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार की स्कीम है उसमें टेलीमेडिसिन सेंटर्स की। तो इन्होंने एनजीओ बनाया डिजी स्वास्थ्य। फिर इन्होंने क्या किया कि सब टेलीमेडिसिन सेंटर्स जगह जगह खोले। तो ये संत कबीर नगर से इन्होंने शुरुआत की। फिर 5-6 जगह अलग अलग टाउन्स में जहाँ जहाँ से जो बच्चे जुड़ते चले गए उन्होंने अपने अपने एरिया में, है ना, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जहाँ जहाँ इनके इलाज हुए, जहाँ जहाँ राइट फ्रॉम, जैसे टाटा मेमोरियल वो है बॉम्बे में, यहाँ पर केजीएमयू है, पटना में है, कई जगह। अभी 175 डॉक्टर इनके नेटवर्क में हैं। उनसे बात की तो उसमें डिफरेंट कैटेगरी के कुछ लोग हैं जो कि अपनी सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं वो मिनिमल चार्जेस लेते हैं, बट दे आर अवेलेबल। उन्होंने टाइमिंग्स और डेज दे रखे हैं। तो अब क्या करते हैं ये लोग कि हम लोग कि टेलीमेडिसिन सेंटर्स डिफरेंट डिफरेंट जगह, जो सरकारी स्कीम है वो 2.5 लाख रुपए करीब देते हैं। उसमें जगह आपको देनी है, सरकार फंडिंग करती है। इट्स अ वेरी गुड स्कीम। उसमें फ़ायदा क्या होता है कि हमने रूरल एरिया में टेलीमेडिसिन सेंटर, तो वहाँ पे इंटरनेट के जरिए वो कनेक्टिविटी है। तो अब आपको उस गांव में आपने सर्वे किया, सेंसिटाइजेशन किया, कोई केसेस आपको नज़र आ रहे हैं तो आपने उसको टेलीमेडिसिन के थ्रू कंसल्टेशन कराया। जो डॉक्टर अवेलेबल उसने कंसल्टेशन किया, सिम्टम्स पूछे, ऑडियो विजुअल उसके से या वीडियो कॉल से उसको देखा, जो भी करना था। फिर जो टेस्ट वो बताते हैं तो वो टेस्ट करवा देते हैं। टेस्ट करा करके उसी सिस्टम से रिपोर्ट चली जाती है डॉक्टर को, डॉक्टर कहीं भी बैठा हुआ है, है ना। और फिर अगर उसमें होता है कि नहीं इसका कोई सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत है, ये है, तो हमें प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान भारत स्कीम निकाली है, बहुत अच्छी स्कीम है, उसमें कई हुआ है, तो फिर उनका रजिस्ट्रेशन करा करके मदद करते हैं कि नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए तो वहाँ पर मेडिकल इंटरवेंशन उसका हो जाए, जिस भी लेवल का है। एडवांस्ड है तो फिर, पर ये ज़रूर है कि रूरल एरिया में नेटवर्क बहुत कमज़ोर है। तो जितनी भी हमारा जो कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, ट्रीटमेंट सेंटर्स और से टेस्ट सेंटर्स, वो सारे अर्बन एरियाज में हैं, रूरल एरियाज में नहीं है। जैसे लास्ट टाइम मैं यहाँ अपोलो में चर्चा भी कर रहे थे, हम लोगों ने एक सेमिनार किया था और उसमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया था। वहाँ डॉक्टर अर्चना है, तो वो उनका काफ़ी अनुभव है इसमें। तो वो इंटीग्रेटिव पाथवे की बात कर रही थी। इंटीग्रेटिव पाथवे में कि जैसे कम्युनिटी के भी कई लोग हैं जो कि सपोर्ट करना चाहते हैं, कई गरीब लोग हैं जो कि बिकॉज इसका ट्रीटमेंट कॉस्टली है। अब तो चूँकि जेनरिक मेडिसिन्स भी गवर्नमेंट ले आई है, नहीं तो अदरवाइज ये भी एक रैकेट है। अरे मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे गुड डॉक्टर बैड डॉक्टर, गुड पुलिसमैन बैड पुलिसमैन, गुड मीडिया बैड मीडिया, हर तरह के लोग होते हैं ना। तो बल्कि जब मेरा मदर के साथ अनुभव हुआ था तो हमने देखा बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, बहुत एक्सप्लॉयटेशन है मेडिकल फील्ड में भी। महंगी महंगी दवाइयाँ, एक एक इंजेक्शन 1.25 लाख का, अब आदमी देता है, क्या करे। और उसमें मार्जिन, उसमें मार्केटिंग मैनेजर है वो घूमते हैं, उसमें डॉक्टर्स के मार्जिन, मतलब 1.25 लाख के उसमें 50% मार्जिन डॉक्टर का टू रेफर दैट। यहाँ तक भी हमने केसेस देखे।
आई थिंक ये कोविड में भी ये एक्सप्लॉयटेशन बहुत उभर के बाहर आया बहुत था। ज्यादा, तो बिकॉज लाइफ थ्रेटनिंग है इसलिए। लेकिन अब अवेयरनेस बढ़ रही है, और जो जेनरिक मेडिसिन की स्कीम भारत सरकार ने भी निकाली यहाँ पकड़ के, उससे काफी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सब कम डाउन। दूसरा, अब कॉन्शियसनेस भी बढ़ी है लोगों में भी, अदरवाइज भी, एंड मेडिकल फ्रेटर्निटी में भी। हालांकि ट्रीटमेंट अभी भी कॉस्टली है काफी। ट्रीटमेंट अभी भी काफ़ी कॉस्टली है। तो अब इसमें जैसे हर में देखा मैंने, दिल्ली में भी सीएम फंडिंग है, गवर्नमेंट की कई लेवल से फंडिंग आती है, स्वास्थ्य विभाग से भी आती है, और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि इसको फंड करते हैं, लेकिन अभी इतना वाइड स्केल पे नहीं है। तो यहाँ पर कम्युनिटी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम लोग भी यहाँ सोच रहे थे कि नहीं, कि कुछ फंड रेजिंग प्रोग्राम करते, एक फंड क्रिएट करें, फिर उसमें देयर आर पीपल who are ready to, provided they are convinced कि it is a genuine initiative और सही लोगों को पहुंचे, तो उसकी बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी कैन कम टुगेदर। गवर्नमेंट की फंडिंग है, सीएम की यहाँ फंडिंग है, वो रेगुलेट होती हैं, लेकिन प्रोसीजर्स ज़रूरी होते हैं। बिकॉज प्रोसीजर्स इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि 8 केस जेन्युइन है, 2 केस ऐसे भी आ जाते हैं, फिर बीच में कमीशन वाले भी घुस जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए प्रोसीजर्स। लेकिन प्रोसीजर्स से ये भी होता है कि कई जेन्युइन केसेस में डिले भी होती है। लेकिन यहाँ पे कम्युनिटी कोर्ट की, तो वाई एम आई रेफरिंग में ये सारी चीज़ें आपको वो इंटीग्रेटिव पाथवे की बात कर रही हैं कि टेस्ट सेंटर भी है, फंडिंग एजेंसीज भी उसी से जुड़ी रहें, और वहाँ पर अवेयरनेस एंड डिटेक्शन के जितने हैं, तो एक पूरा आपको पाथवे मिल जाए। अभी ये फैसिलिटीज फ्रेगमेंटेड हैं और मालूम भी नहीं है। अभी तो मैं जैसे इन्हीं में से कुछ बच्चे हैं जो निजी स्वास्थ्य में काम कर रहे हैं, और फिर कुछ को यहाँ पर रेगुलरली एज इंटर्न्स भी KGMU में या और कहीं लगा था, वो भी बताते हैं कि अभी तक अवेयरनेस इतना लो है कि गांव से आते हैं बीमारी, और जैसे ही बताते हैं कैंसर हो गया तो उसको छोड़ के भाग जाते हैं। वो अभी भी सोचते हैं कि छूत की बीमारी है, और उसका हाथ का छुआ पानी नहीं पिएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम विच पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, वो छोड़ के ही भाग जाएंगे। और वो बच्चे भी बताते हैं कि कई टाइम तक हमको अलग कमरे में रखा गया, ये किया गया, वो किया गया, तो अदराइजेशन हो जा रहा है एक तरह से पूरा। हाँ, ऐसे भी केसेस हैं। तो इसमें बहुत हमें वाइड स्केल पे है ना, एक अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज जो पीड़ित है, जब आप उससे बात करते हैं, इन बच्चों से बात की, तो कई बच्चों ने बताया कि साहब 2-2, 2.5 साल उन्हीं के माँ बाप ने, उन्हीं के सगे लोगों ने उसको उनसे परहेज रखा। बेसिकली ट्रीटिंग मतलब आप हाँ, मतलब आप कैंसर से भी सफ़र कर रहे हो, और फिर आप उससे भी है ना। तो वो एक रियल प्रॉब्लम है। इसको आप जितना अवेयर कि भाई they need our love, care, a positive environment. It is curable. साइंस ने इतना अब तो डेवलप हो गया है कि इट इज़ क्यूरेबल। और अब फंडिंग के भी कई सोर्सेस इसमें आ रहे हैं। इवन कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो अभी इनिशिएटिव ले रहे हैं इसमें। तो मेरा भी एक कपल ऑफ प्राइवेट हॉस्पिटल से है, वो भी उसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत जो CSR का जो इनिशिएटिव अगेन जो गवर्नमेंट ने निकाला था, उसके तहत भी दे आर क्रिएटिंग ए फंड। तो अब एक ऑप्शंस बढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत भी, अदरवाइज भी। इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करते हैं, थोड़ा सा ऑल एंड कम्युनिटी सपोर्ट आता है इन द ट्रू सेंस। और तीनों, तो कम्युनिटी और गवर्नमेंट, ये सब मिल करके, बिकॉज अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और फंडिंग, टेस्टिंग का भी एक है, और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, एज आई टोल्ड यू, नॉट ओनली ऑफ द पर्सन हु इज अफेक्टेड बट द रिलेशंस, और गांव वाले, बल्कि जो जैसे मैंने बताया वो अभी भी हो रहे हैं केसेस। जैसे ही मालूम पड़ता है उसको फिर पकड़ के लाना पड़ता है कि भैया ट्रीटमेंट करा लो, वो भाग जाते हैं। तो इसी का एक एडिशनल मेरा क्वेश्चन है कि कई बार होता है कि क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है कैंसर ट्रीटमेंट की, तो गांव में एक तो पहले वहाँ अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, फिर अगर बाई चांस उनको पता चल भी रहा है, सो कॉस्ट सुन के कई बार वो, जैसे कह रहे हैं आप, कि वो भाग जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, घरेलू नुस्खे अपना के, उनको लगता है उसे ट्रीट कर लेंगे। ये तुमने अच्छा पॉइंट उठाया, क्योंकि उसमें घरेलू नुस्खों में क्या है कि आपने उसको कह भी दिया कि ये कर लो, आपने कंसर्न भी दिखा दी, कॉस्ट भी नहीं लगी, बिकॉज ये लगता है कि इसका हम ट्रीटमेंट कराएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा, गहने बेचने पड़ेंगे, यहाँ भाई बेचने। तो कई ऐसे केसेस देखे, माँ तो इंटरेस्टेड होती है
माँ अपने जिहानी भेज देगी, ये भी कर देगी, लेकिन बाकी जो रिलेशंस में होते हैं भाई इट्स ए फैक्ट, इट्स ए फैक्ट। अब कोई पसंद करे ना करते, इट डजंट मीन कि अदर्स डोंट लव। कईयों में ब्रदर्स ने भी किया, फादर्स ने भी किया, बट अमूमन 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 जितना अटैचमेंट मदर को चिल्ड्रन के वेलफेयर से होता है, सेक्रीफाइस जो मदर्स करती हैं अमूमन। इट डजंट मीन कि मैं दूसरों को अंडरमाइन कर रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मतलब डेटा बेस्ड कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस बेस्ड। तो लेकिन कई जगह होता है वो चीज़ नहीं मिल पाती है, और कई जगह की वो नासमझी है। वो झाड़ फूंक में विश्वास रखते हैं अभी भी पुरानी जो पद्धतियाँ, ये नहीं कि वो कारगर नहीं होती हैं, वो कारगर होती हैं, लेकिन हाफ नॉलेज इज ऑलवेज हार्मफुल। वो क्यूरेटिव नहीं है, वो आपकी हेल्थ की इम्यूनिटी को मेंटेन करेंगे। देखिए कैंसर में हमने ये भी देखा, जो ऐसा नहीं कि पुराने नुस्खे काम के नहीं हैं, वो क्या होता था कि एक तो हुआ सर्जिकल इंटरवेंशन की बात हुई, एक पुराने हुई कि जिन जिन चीज़ों से आप शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, तो छोटी लाइन बड़ी लाइन का ये इन डिफरेंट सेंस है कि आपको कैंसर है, डिजेनरेटिव प्रोसेसेस हैं, लेकिन आप अगर किसी तरह से शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाए रखते हैं तो वो बैड थिंग गुड थिंग पे हावी नहीं हो पाती है ना? राइट, वो हावी नहीं हो पाती है। तो वो इम्यूनिटी ये वो तब तक भी सही थी, अब तो कई साइंटिफिक होगी टारगेटेड कर देते हैं। मैं उस वक्त की भी बात बता रहा हूँ जबकि कीमोथेरेपी से नोबडी न्यू कि गुड सेल ही मरेंगे, बैड सेल ही मरेंगे कि गुड सेल भी मर जाएंगे। बल्कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर ने जो एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा महेश्वरी जी अब आप कीमोथेरेपी की कह रहे हो, मैं उस वक्त की बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ। बोले कि साहब आप तो कुछ सिक्योरिटी से हो, मैंने कहा हाँ। बोले अच्छा बताइए महेश्वरी जी, एक गांव में कई डकैत आए, अब डकैत वो गांव वालों में मिक्स कर गए, तो आपने पूरे गांव वालों को लाइन से खड़ा कर दिया और आपने फायरिंग शुरू कर दी, इस उम्मीद में फायरिंग शुरू कर दी कि उसमें कुछ डकैत भी मर जाएंगे, लेकिन गांव वाले भी मर सकते हैं। बिल्कुल। तो जब तक ये टारगेटेड थेरेपीज नहीं आई, एडवांस थेरेपीज नहीं आई, तो कीमोथेरेपी की हालत यही थी। नोबडी न्यू। आपने बहुत सारा आपको इंजेक्ट कर दिया केमिकल उस बॉडी में, तो अब उसमें बैड सेल मरे मना मरे इसकी तो कोई श्योरिटी है नहीं, गुड सेल ज्यादा मर जाते थे। तो वो भी एक साइंस मतलब अवस्था थी। अब तो काफी एडवांस्ड है, टारगेटेड है, उसी एरिया को करेगी, कंट्रोल्ड है। अभी भी काफी रिसर्च की जरूरत है, मैं ये नहीं कह रहा कि वी हैव क्रॉस्ड इट, बट वी हैव बिकम ए बिट बेटर। लेकिन एक वो भी था, तो उस वक्त में कई लोग का ये इलाज चला, ऐसा नहीं है ये चला, ये भी एक फैक्ट था। और मैंने देखा कई केसेस में जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो गई, बट इट मे नॉट वर्क इन एवरी बॉडी, बिकॉज आपने उस मशीन को अपना कैसे मेंटेन किया, ऑलरेडी कितने कैपिकल हैं, कितना आपने इसको उस पर अत्याचार कर चुके हो पहले से, इस सब पे डिपेंड करता है कि बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, है ना? तो ऐसा नहीं है जैसे वो जो गेहूं की बाली भिगो के जो ज्वारे का रस देते हैं, है ना, गेहूं की बाली का है, ऐसी कई चीजें हैं जिसमें कि, और बल्कि जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे भी कई रिसर्चेज हुई, उन्होंने कहा भाई ये फल, ये कई तरह की बेरीज हैं, उनका रिसर्च बेस्ड है कि कई तरह की बेरीज है ना, एस्पेरेगस है, एक केस स्टडी है वहाँ की कि when सारी साइंस ने जवाब दिए, तो ये हुआ कि एस्पेरेगस पे स्टडी एक हुई थी वहाँ पर, और वो 20 साल तक वो लेडी जिंदा रही ऑन द बेस्ड ऑफ एस्पेरेगस। वो एक केस स्टडी है। इट मे नॉट बी ट्रू अबाउट एवरीबडी, बिकॉज अगेन इट इज कंटिंजेंट अपॉन कि आपका सिस्टम आपने कैसे मेंटेन किया है। नॉट एवरीबॉडी, बट देन देयर वर मेनी मोर केसेस कमिंग अप किया एस्पेरेगस वर्क्स, these fruits and berries work to keep your immunity high। तो when आपकी immunity high रहेगी, है ना, तो फिर वो टेक ओवर नहीं कर पाएगा, छोटी लाइन बड़ी लाइन। तो ये केस स्टडीज भी हैं। तो हम इस चीज को नकार नहीं सकते कि पूर्वजों ने जो अपने अनुभव के आधार पर इन जड़ी बूटियों को और इनको अपनाया, तो किन परिस्थिति में अपनाया, नंबर 1। नंबर 2, जब इनको अपनाया तो आपने अपने बॉडी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर रहे हो? बाकी चीजें तो आप छोड़ नहीं रहे हो, है ना, बाकी चीजें तो आप छोड़ नहीं रहे हो। इसी का मेरे को एक जोक ध्यान आया, ये कैंसर पे नहीं है, बट कई लोग कहते हैं ना कि मैं ये करता हूँ लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा, पतला नहीं हो रहा मेरी
तो उस पे एक ने जोक सुनाया, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द ओवरऑल दिस थिंग। तो उनका ये जोक था कि साहब एक नेताजी पागल खाने गए, तो उन्होंने कहा साहब यहाँ क्या होता है कि हम पागलों का इलाज करते हैं। बोले फिर आपको मालूम कैसे पड़ता है कि पागल ठीक हो गया? तो कैसा उसको लैब में ले जाते हैं, लैब टेस्ट होता है। बोले लैब में ले चलो, ले गए तो बाथरूम में ले गए, तो बाल्टी थी, मग्गा था, नल था, तो उन्होंने नल चलाया और बाल्टी भर गई। तब उन्होंने कहा साहब टेस्ट ये है कि हम बंदे को बुलाते हैं जो कहता है कि मैं ठीक हो गया, तो उससे बोलते हैं कि बाल्टी खाली करो, तो जो सीधा आके बाल्टी खाली करने लग जाता है तो हम समझते हैं ठीक नहीं है, और जो आता है पहले नल बंद करता है फिर बाल्टी खाली करता है, तो उससे मालूम पड़ जाता है कि ये ठीक है। तो उनका जोक था कि जो लखनऊ में सुबह जाते हैं बगीचे पे टहलते हैं, उसके बाद बनमक्खन खाने चले जाते हैं। तो उनका था कि आप नल बंद नहीं करोगे, बाल्टी खाली करने से फायदा क्या हो। इट इज जोक ऑन दिस, बट दिस अप्लाइज टू जब हम किसी भी चीज को लेते हैं तो बाकी जो अत्याचार हैं वो रोकने पड़ेंगे, है ना। बॉडी को उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज बिल्कुल खराब है या वही चीज से इलाज हो जाएगा, नहीं। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी, इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन इंक्रीजिंग योर इम्यूनिटी, है ना। और इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी इन नॉट डैमेजिंग योर इम्यूनिटी, आइदर इंक्रीज इम्यूनिटी और नॉट डैमेजिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है, बहुत सी चीजें इसमें बहुत से लोग उठाते हैं कि भाई केवल उसी वजह से नहीं, दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स, राइट। इम्यूनिटी बूस्टर्स की तरह काम करेंगे, बट सोल ट्रीटमेंट की तरह सारी चीज इम्यूनिटी है। हमें कोई भी कितने इन्फेक्शंस हमको होते हैं, जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं, सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारे इन्फेक्शंस बॉडी में है, लेकिन अगर इम्यूनिटी हाई है तो वो पड़े रहेंगे चुपचाप, है ना। जैसे इम्यूनिटी किसी दिन लो हुई, आपने बहुत चल लिए, थक गए, आपने बहुत अत्याचार कर लिया, तो सडनली ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कमर दर्द भी हो जाएगा, ये जुकाम भी हो जाएगा, यहाँ से भी पानी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, क्यों? वो एक्टिव हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी लो हो गई। तो मैं जो लाइफ को समझा हूँ अभी तक हर चीज में, चाहे कोई हारी बीमारी हो, कोविड भी आया जिसकी इम्यूनिटी हाई थी वो लगा, टीका लगा या ना लगा, साइंस का तो ये कि उस वक्त कहा कि जो टीका नहीं लगाएगा वो गया, और उसके बिना मूवमेंट बंद। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, जिसने टीके लगवा लिए, जो सुनने में आ रहा है, मैं इसमें कोई कंक्लूसिव नहीं कह रहा, बट नाउ देयर आर थियरीज कि भाई जिसने टीके लगवाए वो ज्यादा रिस्क में है ना। उस वक्त ये था कि जिसने टीके नहीं लगवाए वो रिस्क में, अब ये है कि साहब जिसने टीके लगवा लिए उनको ज्यादा रिस्क है, क्योंकि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं, है ना। तो साइंस तो बेस्ड ऑन सैंपल्स, प्रोबेबिलिटीज चलती है, वो भी सही है, लेकिन एक्सपीरियंस है, ट्रू, एक्सपीरियंस है। तो मैं बहुत पहले यहाँ हरिद्वार में मिला था एक साहब 92 इयर्स के, बिल्कुल स्वस्थ। तो उनको देख के मैंने उनसे कहा, मैं कहा सर, एंड आई वाज 35-36 एट दैट टाइम। तो हमने पूछा कि आपने व्हाट वुड लाइक टू टेल मी ऑफ दिस एज ऑफ योर लाइफ। मैं कहा मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, आपने जैसे मेंटेन किया है, बात करते हो, इतने हेल्दी रखा है आपने अपने आप को। तो उसने कहा मिस्टर महेश्वरी, बाय द एंड ऑफ द डे only 2 things remain with you: good health and good memories. Good health, it means he spoke of mental health and the physical health, right. And then he told me कि how he maintained his, तो आपकी जो डाइट है, स्लीपिंग पैटर्न है, किन लोगों से मिल रहे हो, कितना हंस रहे हो, कितने अच्छे काम कर रहे हो, नॉट कि ऐसा काम जिससे कि आपको गिल्टी फील करो बाद में, है ना। भला कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, एटलीस्ट कम से कम किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसमें तो ये जो कुछ चीजें हैं, दे आर ऑल अगेन रिलेटेड टू इम्यूनिटी, माइंड इट। आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल तो रिलेटेड टू इम्यूनिटी। मेंटल हेल्थ तो एक ऐसी चीज ना, जब मैं कहता हूँ कि बॉडी की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री समझ में आनी चाहिए। आप देखो, हम कितने ही डल बैठे हो, डल है बिल्कुल सर, एक अच्छा सा दोस्त आ गया जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, या सडनली आ गया, अच्छा बैडमिंटन खेलता है आपके साथ, चल ना यार, तो आप भी तुरंत खड़े हो जाते हो, हैं। और अच्छा बैडमिंटन खेला, पूरी दुनिया भूल जाते हैं, सडनली बैडमिंटन खेलने के बाद ध्यान आता है कि अच्छा मैं तो लखनऊ में हूँ, है, गोखले मार्ग में रहता हूँ,
अब घर जाना है, हाँ, okay. यू फॉरगेट दैट पीरियड, है ना? राइट, आप कितने ही स्वस्थ हो, कुछ हो, और एक कोई खबर किसी ने ऐसे दे दी, एक सिंगल थॉट किल्स ऑल योर एनर्जी लेवल्स। राइट, तो फिजिक्स से केमिस्ट्री कंट्रोल होती है। आप खेले, आपकी पूरी मेंटल मेकअप बदल गया, आपको दुनिया अच्छी लगने लगी है। आप कितने ही स्वस्थ हो, एक थॉट आया, है ना, सम सॉर्ट ऑफ केमिकल्स रिलीज फ्रॉम योर ब्रेन एंड यू आर डूम्ड। राइट, सो सारा खेल है इम्यूनिटी का। एंड आई लाइक दोज स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, लेकिन अगर आप उसको समझें, है ना, तो मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ बोथ मैटर अ लॉट, एंड मेनी थिंग्स यू कैन नॉट प्रिवेंट। बल्कि हंसते हंसते हमने कई बात होती है डॉक्टर से, तो बोलते हैं महेश जी आप क्यों चिंता करते हो, हमारे भी है, आपके भी है, सबके किसी न किसी मैग्नीट्यूड में कोई ना कोई डिजनरेटिव सेल, कैंसरस सेल होगा ही होगा। ओके, तो इससे ये इम्यूनिटी है जो कि उसको दबाए रखती है। तो मैनी डॉक्टर्स नाउ बिलीव इट, अगेन बेस्ड ऑन डेटा, बट मैनी डॉक्टर्स बोले आप मान के चलिए, सो it will help you to maintain your own immunity, your health, and you will be able to win over. Assume the worst. assume the worst. And which they say कि it is a fact कि degenerative mechanism के अंतर्गत ऐसा। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, it's good to believe कि कोई ना कोई कैंसरस सेल कहीं है बॉडी में। Keep your immunity high, keep yourself healthy, happy. अवॉइड, अब इसके तो बहुत सारे तरीके हैं, हम उस पर अभी तो इस छोटे से सेशन में बात नहीं करते। सो एक क्वेश्चन ये लेते हैं कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, जैसे आजकल के टाइम में पोल्यूशन बहुत बढ़ गया है, ठंड में स्पेशली लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स वगैरह होते हैं, तो क्या हमारे एनवायरनमेंट का, पोल्यूशन का, इसका भी कोई इम्पैक्ट है कैंसर में, उसके ट्रीटमेंट में, या फिर कैंसर होने में? देखिए, एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट हर चीज़ पे है। वाई? बहुत सिंपल। मैं साइंस का आदमी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर AP महेश्वरी लिखता हूँ, बट बिकॉज आई एम PhD स्कॉलर। हाँ, लेकिन जो मैं समझाऊँ, बहुत मोटी मोटी सी बात, इसको हम सीधे शब्दों में समझ लें कि हमारे शरीर में जो भी हो रहा है खून से हो रहा है ना, ठीक है, और वायु, प्राण जिसे बोलते हैं, Right. दम, हर दम, दम 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 में, है ना। तो वो जो सांस लेते हैं उससे रक्त शुद्ध होता है ना, फेफड़े में जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है। तो सांस के द्वारा जो भी चीज जाती है, अच्छी बुरी, है ना, अच्छी वायु है, स्वस्थ वायु है, दूषित वायु है। अब वो मैं उसमें अगेन टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा है, PM 2.5 एंड PM 10 में वहां नहीं जाना चाह रहा। हम केवल कह दें कि मोटे विषाक्त कण या छोटे, बहुत महीन, है ना, कई तरह के मेटलिक पॉइजन्स भी चले जाते हैं, कई चीजें चली जाती हैं। और वातावरण में सब कुछ हो रहा है ना। धूल धक्कड़ भी है, आपने कचरा भेज दिया, वो भी गल रहा है, सड़ रहा है, उससे कई तरह की विषैली चीजें हो रही हैं, है ना। और आपके मरा हुआ जानवर भी पड़ा है, उसमें भी डिजनरेशन हो रहा है, कई तरह की गैसेस बन रही हैं जो भी उस भी हवा में जा रही हैं। अब तो जो शहर से जितने कचरे के पहाड़ हैं, बाहर हमने जाके डंप करना शुरू कर दिया, वो पहाड़, है ना, और फिर उस पर बारिश हुई, पानी गिरा, लीच उसका जो बना, जो लीचर जो जमीन में गया, तो पानी भी उन्होंने खराब कर दिया, हवा छोड़ के अब तो पानी भी खराब हो गया। पर एनीवे हम हवा की बात कर, पर आपने एनवायरनमेंट की बात की है, तो एनवायरनमेंट में हवा भी आई, फिर पानी भी आया, और फिर उसके बाद मॉडर्न मार्केटिंग आ गई। तो अब आपको आज तो ये भी नहीं मालूम कि आपकी टेबल पे जो फल है वो किस पानी से संचित हुआ है, बिल्कुल, है ना। तो हो सकता है कि जो यही महोना के पास जो वहां से वो ग्राउंड वाटर में गया, उस ग्राउंड वाटर से कहीं, है ना, इरिगेटेड हुआ, वहाँ की सब्जी, अब उसमें कितना पॉइजन है नहीं, नोबडी नोस, राइट। तो जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम वायु की भी बात करते हैं, जल की भी बात करते हैं। जब पानी कंटेमिनेट हो जा रहा है, हमारे गोमती का, जैसे अपने लखनऊ में अभी है, और वहाँ से वाटर सप्लाई हो रही है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें हैं। अभी ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम जिस RO की बात कर रहे हैं उसके भी प्लस माइनस आ रही हैं कई चीज़ें, है ना। तो एनीवे, पर जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी बात है, मैं केवल अगर एयर की बात करूं, तो वो उससे
काफ़ी, उससे पूरे अंग प्रभावित होते हैं। जो एयर पोल्यूशन है उससे बॉडी का कोई अंग अछूता नहीं है। इसी तरह से आप जो खा रहे हैं, किस पानी से आ रहा है, कहाँ से उसमें आ रहा है, वो भी एनवायरमेंटल इफेक्ट हो रहा है। जैसे मैंने बताया, ग्राउंड वाटर इफेक्ट हुआ, ये वाटर, रिवर वाटर, ओपन वाटर इफेक्ट हुआ। तो जो भी पंच तत्व है ना। तीसरा, हमने बहुत प्रगति कर ली, दुनिया भर के केमिकल्स हमने डालने शुरू कर दिए। आप देखिए पंजाब में तो इतने केसेस कैंसर के हुए बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ केमिकल्स एंड ऑल। बल्कि वहाँ से जो ट्रेनें जाती थी लोगों को लेकर के बाहर, उनका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया। वहाँ से राजस्थान की तरफ जाती हैं कई ट्रेनें, कई डिफरेंट सेंटर्स को, तो नाम ही कैंसर ट्रेन रख दिया लोगों ने उसका। इतने कैंसर वहाँ होने लगे बिकॉज हमने केमिकल्स का यूज़ किया, और फिर वो उसी से वहाँ पर कई तरह के बीमारियां होने हाँ। तो ये डैमेज जो बायोडाइवर्सिटी को भी डैमेज हुआ। तो डैमेज तो बहुत है एनवायरनमेंट का, कि हम किस तरह से उसको डील कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, है ना। फिर आपके एनर्जी से रिलेटेड हैं। अब प्रगति के नाम पे काफ़ी कुछ हो रहा है। एक ही घर में 5-5 गाड़ियाँ आ गई हैं। अब हम तो पैदल भी नहीं चलते। अगर इस चौराहे से मुझे दूध का पैकेट लाना है तो भी मुझे गाड़ी चाहिए, है ना। एक एक घर में पहले तो हम लोग पंखे से ही काम चला लेते थे, एसी में खस की टट्टियाँ लगती थी। लेकिन अब एक ही घर में 6-6, 5-7 एसी हैं। सबका इम्पैक्ट बाहर जाता है। तो आर वी रियली डेवलपिंग, व्हाट आर वी डूइंग विद आवरसेल्व्स। तो ये बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट किसको करेंगे, हमें इफेक्ट करेंगे। तो हमारी जो फिजिकल सेल्फ है, फिजिकल सेल्फ को अफेक्ट करेंगे, इंटरनली अफेक्ट करेंगे, डैमेज करेंगे बॉडी पोर्शंस को। तो हेल्थ हैज़ बीन द ग्रेट कैजुअलिटी बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। बल्कि अब तो चल रही है कि द एनवायरमेंटल फैक्टर्स वेदर इट शुड बी टेकन एज ए क्राइम। और आने वाले समय में दिस विल बी एक न्यू सेट ऑफ क्राइम्स आ जाएगा, विच विल बी एनवायरमेंटल क्राइम्स। अभी एनवायरमेंटल क्राइम्स हमने लिमिट कर रखा है कि जानवरों को मारना, पेड़ों को काटना हैज बीन मेड एन एनवायरमेंटल क्राइम, है ना। और जल के दूषित पे अभी हम लोग इतने स्ट्रिक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन अब एयर क्वालिटी, जिस चीज़ से एयर क्वालिटी अफेक्ट हो रही है, तो मैं इसकी भी बात कर रहा था। व्हीकल बढ़ गए हैं, पॉल्यूशन बढ़ गया, प्रगति है 5-5, 6-6। इस पर कोई अभी रेगुलेशन हमारे पास है नहीं कि एक घर में कितनी गाड़ियाँ होंगी, नहीं होंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हम यूज़ नहीं करते हैं, है ना। और घर की बत्तियां बंद करना, ये करना, वो करना। पहले तो ये बहुत सी चीज़ें थी घर में प्रैक्टिस थी, लेकिन अब तो नहीं भी होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे बदल भी रही हैं। आर्किटेक्चर में भी आर्किटेक्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं। अभी मल्टी स्टोरी, ये वो, शहर में पता ही नहीं चल रहा, जंगल के जंगल कंक्रीट जंगल्स बन गए, उससे हीट लेवल बढ़ गए हैं। फिर वहाँ से जो वेस्ट डिस्पोजल है ह्यूमन पॉपुलेशन का, उसका कोई पता नहीं है। कई शहरों में, कई इलाकों में 1-3 घंटे बारिश होती कि सब भर जाता है। सीवरेज सिस्टम भी नहीं है सब, और कौन सी गंदगी कहाँ गई, नहीं गई, पता ही नहीं कुछ। तो सब में रिलेटेड इतने सारे पॉइंट्स हैं इसमें, लेकिन वो सारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं। और अगर हेल्थ इम्पैक्ट करती है तो बहुत सीधा से समझ लेना चाहिए एज ए लेमैन, जो मैंने समझाया है ना, कि हमारे ऑलरेडी बॉडी में कई इन्फेक्शंस हैं, कई वे हैं। इम्यूनिटी लो होती है, इम्यूनिटी लो है, और इन्फेक्शन या डैमेज, एंड दूसरी चीज़ रीजनरेटिव प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता रहता है। नए सेल बनते हैं, पुराने जाते हैं, डैमेज होते हैं, सब कुछ होते हैं। इसी के बीच में अगर कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर है ना, जिसको पंच तत्व बोलते हैं, जो हमारे पूर्वज जिसको इंडिया में पंच तत्व बोलता है ना, जल, वायु, पृथ्वी, मैंने सबकी बात कर ली, सॉइल की भी बात कर ली, है ना, एंड द अग्नि, द टेम्परेचर पार्ट ऑफ इट। एंड अब देखिए जो कह रहे हैं कि पृथ्वी का टेम्परेचर 1.5 डिग्री और बढ़ जाएगा, फिर तो तबाही हो जाएगी, पूरी बायोडाइवर्सिटी, बायो लाइफ सब, है ना, जो जमा है पिघल जाएगा, सारी बायो लाइफ, बिकॉज इकोलॉजिकल बैलेंस, एग्रीकल्चर के सारे चेंजेस हो जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस हो जाएंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट, एंड नॉट ओनली द कैंसर, द अदर बॉडी पार्ट्स, एंड जो अदर बॉडी पार्ट्स के क्या इम्पैक्ट होंगे, बिकॉज बॉडी इज ए होलिस्टिक एंटिटी, बॉडी इज ए
होलिस्टिक एंटिटी। जब कोई चीज होलिस्टिक है तो उसको हम सेग्रीगेट करके नहीं मान सकते। करेक्ट। आप एक चीज खाओगे, गलत चीज खा ली पेट से, है ना, तो ओवरऑल उसका क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल। देयर आर सो मेनी थिंग्स। अब वो खाया, पेट का क्या हुआ वो अलग चीज है, वहां से क्या डिस्चार्ज हुआ जो कि किडनी के थ्रू गया, तो उसने किडनी को इफेक्ट किया, फिर उसने इसको इफेक्ट किया। इसने इफेक्ट, कौन सी चीज किसको अफेक्ट कर जाएगी, यू डू नॉट नो। अब तो ये भी हाल हो गया कि आप कहते नहीं मैं प्रोटीन खाता हूँ, है ना, कोई कहता है मैं प्रोटीन, आपने एक जरूरत से ज्यादा प्रोटीन खा लिया तो मालूम पड़ा कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया, यूरिक एसिड से वो अफेक्ट कर गया, है ना। तो अब सारी चीज की सेंसिटाइजेशन इतने हो गए हैं। मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दिया, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे घर में हमारी एक रिलेशन है, उन्होंने कहा नहीं मैं वो प्रोटीन पाउडर और ये उन्होंने द प्रोटीन पाउडर खाना शुरू किया, तो ये डेवलप्ड अदर प्रॉब्लम्स। सो हर चीज बैलेंस में हो, मिनिमम हो। तो ये भी बहुत समझना जरूरी है कि बैलेंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस इन एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। उस बैलेंस को आप मेंटेन करो, बैलेंस डाइट, बैलेंस स्लीप, बैलेंस, है ना, सोशलाइजेशन, हर चीज़ का बैलेंसिंग। एंड व्हाट अब जो हो रहा है, एक एक्सट्रीमिटी आ रही है ना, जो उससे वो बैलेंसिंग, जहाँ बैलेंसिंग गड़बड़ाती है वहाँ सारा गड़बड़ होता है। तो एक फैक्टर जो है, मैं बैलेंसिंग एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर इन ए होलिस्टिक थिंग। और ये कोई डॉक्टर कहे कि इससे ये नहीं होगा, तो आई हैव सीन मैनी केसेस, वो कैसे कैसे इफेक्ट हो, जब हो जाता है तब आदमी मालूम करता है अच्छा आपने ये किया तो उससे ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हुआ। देन यू रियलाइज कि साहब योर बॉडी इज ए होलिस्टिक सेल्फ, है ना। और एक जो हाँ मदर के टाइम में जो हमने ट्रीटमेंट किया होलिस्टिक सेल्फ पे ध्यान आया, ये बड़ा एक और प्रॉब्लम आती है उसमें, जब मल्टीपल ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं तो वहाँ सबसे एक मैंने एक प्रॉब्लम ये भी फेस की। वो कहेगा अच्छा ये हो गया तो आप उसको दिखा दीजिए, ये हड्डी वाले को दिखा दीजिएगा, ये पेट वाले को दिखा दीजिए, ये गैस्ट्रो को दिखा दीजिए। अब उनके बीच में कोऑर्डिनेट कैसे करें, एक ये भी प्रॉब्लम आती है। फिर कोऑर्डिनेशन के लिए देन आपको रिक्वेस्ट करना पड़ता है किसी को। कुछ अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो वहाँ तो उन्होंने एक सिस्टम बना दिया कॉन्फ्रेंसिंग का, देन सम डॉक्टर विल टेक ए कोर डॉक्टर विल टेक ए लीड एंड यू नो डू द ड्रॉ द कंसेंसस। अदरवाइज इस तरह की भी काफ़ी प्रॉब्लम्स। उसमें जो होलिस्टिक की जो बात करते हैं, एक सडनली आया कि मदर के टाइम में भी हमने देखा ये सब प्रॉब्लम है, ये कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में इस तरह की भी प्रॉब्लम आती है। तो ये है, आई एग्री विद यू। सर वन लास्ट क्वेश्चन, ओके प्लीज। कि जो हमने रूरल एरियाज में बात करी कि कैसे वहाँ पे अवेयरनेस कम है, सो वी एज इंडिविजुअल्स, वी एज अ कम्युनिटी एंड जो गवर्नमेंट है, तो हम अपने तरह से ये सारा चीजें एक मिल के हम क्या कर सकते हैं कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पे कैंसर के बारे में अवेयरनेस ज्यादा फैल सके और उनको अर्ली डिटेक्शन के बारे में हम उनको ज्यादा इत्तला कर सके कि भाई इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड अपने साइंस भी आप चेक करते रहो। तो हाउ कैन वी डू दैट? देखिए अगर इसको हम करना चाहें, जो मेरी समझ है, जितना मैंने देखा है, एक तो हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर फैला हुआ है, काफ़ी गवर्नमेंट ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर फैलाए हैं, लेकिन वहाँ जिस तरह का स्टाफ है उनका सेंसिटाइजेशन नहीं, अवेयरनेस नहीं है ना। तो वो आई एम नॉट गोइंग इन टू कि उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, सर्विस कंडीशंस क्या हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा। हम अगर टारगेटेड एक प्रोग्राम चलाते हैं, उनका सेंसिटाइजेशन बढ़ाते हैं, तो वहाँ से टच में काफ़ी लोग आते हैं, है ना। ऐसे जो प्राइवेट डॉक्टर्स जो भी डिग्री लेकर के वो मेडिकल वो एक्सेप्टेड या ऑथोराइज मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, तो उनको भी एक फोल्ड में लेकर के उनका सेंसिटाइजेशन, कम से कम उनके जो कमरे हैं उसके पीछे वो लगाना, पब्लिसिटी बोर्ड्स एंड ऑल। ऐसे ही हमारे जितने विभाग हैं उनकी आउटरीच है, उनकी आउटरीच है, नलकूप विभाग से लेकर के, रेशन डिपार्टमेंट से लेके, इससे लेके, उससे लेके, उससे लेके, है ना। ना कोई चीज़ अगर सीरियस होती जा रही है, कोई चीज़ अगर बहुत सीरियस होती जा रही है, तो फिर उनका कोऑपरेशन ले लेना चाहिए। और उनकी बहुत अच्छी आउटरीच है, हर गांव में कम से कम भी 15 से 20 विभागों की आउटरीच है ना। कोई बीज बेच रहा है किसान को, कोई नलकूप का खुदाई का जल का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है,
कोई उनको गाइड कर रहा है कृषि विकास केंद्र का, कोई कुछ भी कर रहा है ना। राइट। तो एज ए वन ऑफ द साइड एक्टिविटी कि भाई ये सोशल इश्यूज हैं, ये हैं, है ना। तीन और की फर्क बात। तो पड़ता ही है, फर्क तो पड़ता है। ऐसा है, मैं तो सबको उदाहरण देता हूँ कि नहीं, हम हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे इंडिया में एंटी स्मोकिंग ड्राइव चली, भले ही 10 साल लगे, बट नाउ पीपल हैव बिकम अवेयर। और कम से कम वो न्यूसेंस अब नहीं देखते आप, जो पहले बसों में, ट्रेनों में, पब्लिक प्लेसेस में होती थी, है ना। इफ यू वांट टू डैमेज योरसेल्फ, देयर इज अ रूम सेपरेट, प्लीज गो एंड डू इट। राइट। पर अवेयरनेस आई आई। है। घरों में भी आपके ड्राइंग में कोई आके डजंट टेक द लिबर्टी ऑफ टेकिंग आउट ए सिगरेट एंड स्मोकिंग, नो, ही इज अवेयर कि, एंड अदर्स विल आल्सो स्टेयर एट द पर्सन। नहीं तो पहले लड़ाइयाँ हो जाती थी, कोई मान के नहीं देता था, बसों में भी, ट्रेनों में भी। कि आपको क्या हम कर लेकिन रहे अब है, तो एक ड्राइव चलती है, अवेयरनेस आती है, ऐसी बात नहीं है, अवेयरनेस आती है, तो एक ड्राइव चले, उनको भी सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि भाई देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और योर कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जा रहे हो, 5-6 पॉइंट है, 6 पॉइंट है, 7 पॉइंट है, या ये लीफलेट दे आना, या अब तो बहुत सारे ये ऑडियो वीडियो हैं, सोशल मीडिया पे आउटरीच के, पर सोशल मीडिया में तो एक इट बिकम ए डेंजरस पॉइंट। अब कौन क्या डाल रहा है, कौन क्या पढ़ रहा है, हर एक आदमी ज्ञान दे रहा है, वो कायदे की बात है नहीं है, सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। लाइबिलिटी नहीं है। बट ये भी एक अच्छा तरीका है, जो कैंसर वॉरियर्स हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे निजी स्वास्थ्य वाले कर रहे हैं, तो दे हैव ए ह्यूज क्रेडिबिलिटी। राइट। और उनकी बात सुनते भी हैं लोग, बाग जाते भी हैं वो। तो there are some of the awareness efforts which can make स्कूल में भी, अदरवाइज भी कैरिकुलम में एक थोड़ा वाइड स्केल करना पड़ेगा। एंड दिस अगर लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में, नॉट ओनली द कैंसर, उससे तो बहुत सी चीज़ें हैं। आप ये देखिए कि आप अगर देखोगे तो इतनी बीमारियां, इतनी चीज़ें हैं विच कैन बी अवॉइडेड। अभी जो रिसर्च डेटा, अब जो आयुष्मान भारत का डेटा अगर आएगा, अगर उसको आप उसको एनालाइज करो, तो जितना खर्चा वो आ रहा है, दैट कैन बी रिड्यूस्ड टू 20%, 25%। अगर आप लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कर दे तो कई डिजीज होंगी नहीं, कई चीज़ें होंगी नहीं जिसको लेकर के आदमी इलाज करा रहा है। एक ये थिंकिंग भी चल रही है। और जो अब जो डेटा कलेक्ट हो रहा है इवन उसमें, और जब मैं अथॉरिटेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन जो लोग इससे जुड़े हैं उनसे इन्फॉर्म लिया, कहीं सेमिनार में या कहीं बात होती है, तो ये बात उभर के आती है कि भाई इतना डेटा है, उसको डेटा को देख के लगता है कि मैनी ऑफ द एक्सपेंसेस आर प्रिवेंटेबल, ये लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट से प्रिवेंट हो जाते हैं। तो हम जितना लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट अवेयरनेस में अभी लगेगा खर्च है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द एक्सपेंसेस आर कम डाउन, है ना। तो घर में भी देखा तो पहले मदर्स फादर्स पहले देखते थे क्या खाना नहीं खाना, ये सीजन हो गया अब ये डालो, ये मसाला डालना है, अब ये नहीं करो, ये पहनो, है ना, ऐसे ना करो, ये पहन के जाओ, ये नहीं करो, विद द चेंज इन सीजन, विद द चेंज, कैसे बैठे हो, क्या पोस्चर्स है, ये अभी करोगे तो बुढ़ापे में तुम्हें ये प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी मम्मी मदर्स वगैरह बताती थी, अभी भी हम बताते हैं लोगों को, मुझे भी याद है। सो पॉइंट इसमें यह है कि देन यू रिड्यूस, अगर आपका लाइफ स्टाइल मैनेज करते हैं, आप हेल्दी लिविंग कर लेते हो, तो ऑब्वियसली योर मेडिकल बिल विल रिड्यूस, एंड देन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि जो हमने अवेयरनेस में और इसमें पैसा खर्च किया, which will become a very insignificant with respect to the total medical bill which you would have otherwise spent. The opportunity cost as a fraction will be very low, which I still believe. अभी लग सकता है कि नहीं, लेकिन फिर वो जो टोटल सिस्टम पे, नेशनल एक्सचेकर पे जितना बर्डन आएगा, उसके मुकाबले दिस विल बी वेरी लो। Thank you so much, Dr. Maheshwari. It was wonderful talking to you. No, I'm thankful to you. I don't know. I'm not an expert. बट जो मैंने अनुभव किया उसके बेसिस पे, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे। मेरी बातों पे आप यकीन करें भी और नहीं भी करें, अगर आपको कोई और फैक्ट मिलता है तो प्लीज़, ये जो मैंने कहा है ये मेरा अपना जो जीवन मैंने व्यतीत किया है, जो 10 लोगों से 100 लोगों से मेरी बात होती रही है, जो मैं जुड़ा रहा हूँ विभिन्न संगठन से, जो मैंने देखा है, उसके आधार पर बोला। तो कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने जो बोला है वो चीज़ें अपनाई है, मुझे फ़ायदा हुआ है, हमारे घर वालों को इससे फ़ायदा हुआ है, जो मेरे संपर्क में रहे उनसे फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं उसको अब आप सबके सामने थोड़ा
हिम्मत के साथ कह रहा हूँ और कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। फिर भी कोई चीज़ मैंने गलत की हो एक्सप्रेशन में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। लाइफ और एक्सपीरियंसेस से बड़ा टीचर भी नहीं होता कोई। अभी तो मैं अपनी बात कह ही सकता हूँ। बिल्कुल। तो आप दूसरे व्यक्ति पे उसका क्या अर्थ लगाता है, नहीं अर्थ लगाता है ना। जी। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे मैं गया फौजों में तो हर आदमी कहते सर वहाँ रिस्क है, वहाँ ये रिस्क है, वहाँ ये रिस्क है। तो मैंने कहा नहीं, मेरी लाइफ में रिस्क की डेफिनेशन ही नहीं, रिस्क नाम की चीज़ ही नहीं है। मैंने कहा रिस्क कुछ होता ही नहीं है। मैंने कहा एक ही चीज़ रिस्क होती है, रिस्क ना लेना। नहीं। तो मैंने कहा देखो, अगर तुम्हें तैरना नहीं आता, स्विमिंग पूल भी रिस्क है, नदी भी रिस्क है। आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो हाईवे भी रिस्क है। जब तक मुझे एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करने नहीं आते थे, दैट वाज अ रिस्क। गोइंग टू कश्मीर वाज अ रिस्क, गोइंग टू नॉर्थ ईस्ट वाज अ रिस्क, गोइंग टू नक्सल एरिया वाज। लेकिन जिस दिन मुझे आ गया, इट वाज नो मोर अ रिस्क, है ना। तो व्हाट इज अ रिस्क? यू आर योर ओन रिस्क। यू आर और योर ओन रिस्क। तो मैं लास्ट लेस यही बताना चाहूँगा, मैं आई गिवन यू सफिशिएंट एग्जांपल्स टू प्रूव, अगर आप अनहेल्दी रहते हैं, यू आर योर ओन रिस्क टू योर हेल्थ, बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू लिव ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, बिकॉज यू डू नॉट नो कि द मशीन विच द गॉड हैज गिवन यू, ये मशीन है क्या, इसका मैनुअल क्या है कि आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली कैसे हेल्दी रह सकते हो। तो यू आर योर ओन रिस्क। There's no risk outside. There are healthy solutions available. There are many things. We are not the first to be born. We are not the last to be born. कई लोग रह चुके, बदतर हालत में रह चुके। लोग कहते हैं यहाँ लंदन में भी रहा पॉल्यूशन, दिखता नहीं था 1 मीटर से नीचे तक। कई जगह लोगों ने वहां पे भी अपने हालातों को बदल लिया। अभी भी आप मैक्रो पॉल्यूशन जितना भी हो, लेकिन अगर आप 100 मीटर में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप अपना लोकल पॉल्यूशन लेवल कम कर सकते हैं अगर हम धार लें। तो हम भी जब लंग केयर फाउंडेशन में काम करते तो ये कहते हैं, आप दुनिया का ठेका ना लो, अपने से 100 मीटर का ठेका ले लो कि 100 मीटर में मैं ऐसा ऐसा करूंगा या जो भी मेरे से उनसे कराऊंगा। यू कैन ड्रेस्टिकली रिड्यूस योर पॉल्यूशन लेवल। तो if there is at all the risk, then where's the risk? We are all we. So I am my own risk if I do not know how to take care of my machine called body. You divide it physically, emotionally, mentally, spiritually. And so far as I am concerned, I have full faith in my God. And when we say that it is yoga, then it is the body, mind and the spirit, the faith, all combined together, all energy levels. And I wish everybody all the best, and thank you for taking my interview for whatever worth it is. Thank you so much. It was wonderful talking to you, sir. And तो ये थी हमारी आज की बातचीत डॉक्टर आनंद महेश्वरी जी से। एंड एक चीज का ध्यान रखें कि कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे वो कैंसर ट्रीटमेंट हो या इन जनरल कोई भी डिजीज हो, जितना वो साइंटिफिक होता है उतना ही वो साइकोलॉजिकल भी होता है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि पहले तो आप अर्ली डिटेक्शन पे ध्यान दें, अपने साइंस नोटिस करते रहें, रेगुलर हेल्थ चेक्स कराएं, ताकि अगर कोई भी ग्रोइंग रिस्क हो कि आपको कैंसर होने के चांसेस हो या कोई भी और डिजीज होने के चांसेस हो, तो वो अर्ली डिटेक्ट हो सके एंड आप उसके स्टेप्स ले सके। उसके अलावा अगर आप अपने एटमॉस्फेयर का ध्यान रखेंगे, आप अपने आसपास वालों के साथ पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे, खुद के अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखेंगे, तो दैट टू विल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल आपके ट्रीटमेंट में। तो बस आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।